हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ यहाँ करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ। और आज है 4 अगस्त, और आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत तो कर ही चुका हूँ फिलहाल। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। और आने वाले समय में मैं और ही अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपसे रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, कितना अच्छा शब्द है, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है। अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने ये अभियान शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। और इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे वीर गति प्राप्त सैनिक हैं, ठीक है, 1947 से लेकर अब तक या उससे पहले जो क्रांतिकारी हुए थे उनको सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम के तहत देखिए, इस प्रोग्राम के तहत आपको देखने को मिलेगा कि 9 अगस्त, ये आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, जो जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। और पूरे राज्य से, देश के जो ये अपना सुंदर भारत है, इसके पूरे राज्य से, हर एक कोने से, ठीक है, हर एक कोने से लोग जाएंगे दिल्ली। ठीक है। हर एक कोने से लोग दिल्ली जाएंगे, ये कलश यात्रा निकाली जाएगी हर एक कोने से। हर एक राज्य के, जिले के, ब्लॉक के, गांव से, कह सकते हैं गांव से मिट्टी ली जाएगी और ले जाएंगे सब लोग दिल्ली। ठीक है। दिल्ली जो यहाँ पे अमर जवान ज्योति है, वहाँ पे ये सब मिट्टी ले जाके वहाँ पे इनका मतलब श्रद्धांजलि दी जाएगी वीरों को। ठीक है। वीर यानी कि जो हमारे शहीद हैं उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इसके तहत अमृत कलश यात्रा भी निकाला जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान को भी फिर से प्रमोट किया जाएगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये अपील की है लोगों से कि आप 15 अगस्त के दिन, उस दिन आप अपने घरों पे झंडा फहराएं और उसके साथ सेल्फी लें और हमारे साइट पे अपलोड करें। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया गया था? जो हमारे वीर शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है। तो 15 अगस्त आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है। तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। और आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता किस देश के पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे हैं, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का नाम आपने हाल ही में सुना होगा, उसी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है। पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। और वहाँ पे अभी हाल ही में आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता गए हैं और वहाँ पे 2 दिनों तक ये रुकेंगे उसके पोर्ट पे। और वहाँ पे एक्सरसाइज होगा भारत और न्यू पपुआ गिनी के बीच में, वहाँ पे एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास होगा। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और न्यू पपुआ गिनी की बात करें तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हुआ था इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन, यानी कि कह सकते हैं फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की फिफिक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे पपुआ न्यू गिनी में। इस बात को याद रखेंगे, ये तीसरा फिफिक सम्मेलन था जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चले। तो इससे संबंधित क्या है, वहाँ पे जाएंगे, ये आईएनएस सह्याद्री और कोलकाता पहुँच गई है और वहाँ पे जाके ये लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज मतलब युद्ध अभ्यास होगा दोनों के बीच में। तो युद्ध अभ्यास तो आप समझते ही हैं। आइए लोकेशन में दिखा देता हूँ पपुआ न्यू गिनी का। तो ये देखिए पूरा विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है ये, और हिंद महासागर है इसके साउथ वेस्ट। ठीक है। साउथ ईस्ट, वेस्ट नहीं, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जूम करने के बाद इसके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको न्यू पपुआ गिनी। ठीक है। और यहाँ दिखेगा आपको पोर्ट मॉर्सबी, जहाँ पे ये आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री यहाँ पे पहुँचे। किधर से आए होंगे आपको पता ही है कि ये लोग घूमते रहते हैं, फ्रिगेट्स हैं, तो ये हिंद महासागर घूमते रहते हैं और यहाँ से टहलते टहलते इधर से होते हुए, यानी कि कह सकते हैं अराफुरा सी होते हुए टॉरस स्टेट। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको अराफुरा सी मिलेगा, यहीं पे आपको कारपेंट्रिया की खाड़ी मिलेगी, यहाँ पे टॉरस जलसंधि मिलेगी, टॉरस जलसंधि। ठीक है। यहाँ पे कोरल सी मिलेगा और यहाँ पे आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इधर मिलेगा आपको तस्मान सी। ओके। और यहाँ है न्यू पपुआ गिनी, और इसकी न्यू पपुआ गिनी के नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा बिस्मार्क सी।
ठीक है, ये कुछ लोकेशन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चलें। तो आपको पता चल गया कि न्यू पापुआ गिनी में अभी आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री वहाँ पे गए हैं, उसके पोर्ट मॉर्सबी पे वहाँ पे एक्सरसाइज होगा और एक्सरसाइज करके वापस लौट आएंगे। ठीक है, और न्यू पापुआ गिनी में ही फिपेक सम्मेलन हुआ था 2023 का तीसरा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री एस जयशंकर साहब ने, श्री धर्मेंद्र प्रधान ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर और श्री एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन ठीक है इंडिया यानी कि SII पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। तो सिंपल है, स्टडी इन इंडिया यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की पहुंच को सुगम बनाना और देश की शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। ठीक है, पोर्टल मतलब क्या होता है? पोर्टल मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अब रास्ता किसके लिए खोला जा रहा है? जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। कहाँ पे? भारत में। कि आप भारत में आइए। ठीक है, इस प्रमोट किया जा रहा है कि आप भारत में आइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी पढ़ाई में। ठीक है, अफोर्डेबल पढ़ाई मिलेगी आपको, मतलब आप ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो इस तरह का एक पोर्टल खोला गया। ठीक है, जिसको कहा जा रहा है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल का अगर उद्देश्य आपसे भविष्य में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो विद्यार्थी हैं उनको आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी मैं ये सब जो मिनिस्ट्री ने कहा कि डेस्टिनेशन अच्छा है, यहाँ पे आइए आप पढ़ाई करिए, क्वालिटी कोर्सेज है यहाँ पे, अफोर्डेबल है, फीस कम लगती है और अच्छी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है अपना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से ये लोग बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि QS रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, QS जो वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जाती है वो जारी की गई, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला है IIT बॉम्बे। ठीक है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2023 में इसकी रैंकिंग यानी कि 2023 में बता रहा है, यानी कि 2022 की रैंकिंग 2023 में जारी होती है और 2023 की रैंकिंग 2024 के नाम से जारी होती है। ठीक है, तो इससे पहले 172 रैंक पे था IIT बॉम्बे। अभी काफ़ी गजब का छलांग लगा के लगभग 20 से 22 स्थानों का छलांग लगा के ये 149 यानी कि 150 यूनिवर्सिटी के रैंक में ये 149वां स्थान हासिल कर लिया है। मतलब कह सकते हैं 150 कैटेगरी में ये IIT बॉम्बे शामिल हो गया। और ये आश्चर्य नहीं होगा कि विश्व लेवल पे जो IIT बॉम्बे है, ठीक है, वो आने वाले 2025 या सॉरी 2025 कह रहा हूँ, आने वाले 2028 या 30 तक ये टॉप 50 यूनिवर्सिटी में दिखे, विश्व के टॉप 50 यूनिवर्सिटी में IIT बॉम्बे दिखे। 2030 तक तो ये संभव हो ही सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब ये डेवलपमेंट इसमें हो रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। QS वर्ल्ड रैंकिंग पूछेगा तो भारत की सर्वोच्च संस्था कौन है जिसमें शामिल है, तो IIT बॉम्बे है जिसकी रैंक है 149। ठीक है, अगर विश्व लेवल पर पूछे कि सबसे अच्छी संस्था किसे माना जाता है, तो MIT को विश्व लेवल पर सबसे अच्छी संस्था माना जाता है। सेकेंड लेवल पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर NIRF की बात करें तो ये नेशनल लेवल पे जो रिसर्च जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी रैंकिंग जारी किया जाता है नेशनल लेवल पे, जिसका नाम है NIRF। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल अगर पूछे कि NIRF रैंकिंग में ओवरऑल किसने टॉप किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मद्रास है यानी कि IIT मद्रास है वो टॉप पे है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पे है। अगर यूनिवर्सिटी वाले रैंकिंग में पूछे तो यूनिवर्सिटी वाले रैंकिंग में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दिखेगा यूनिवर्सिटी वाले रैंक पे टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना सारा कुछ पता चला। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न के तौर पर तो नहीं है लेकिन एक न्यूज़ के तौर पर मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। देखिए, अभी आपने चर्चा सुना होगा समुद्रयान परियोजना और डीप ओशन मिशन का। ठीक है, तो मैं पहले आपको डीप ओशन मिशन यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो डीप ओशन मिशन है ना, इसके तहत क्या किया जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इसके तहत आपको एक मिनट, हाँ, ये डीप ओशन जो मिशन है इसके तहत ये अपना जो सुंदर भारत है ना, इसका जहाँ तक पहुँच है इंडियन ओशन में, ठीक है, जहाँ तक पहुँच है उसमें तो ये अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है ये सब रिसर्च तो करते हैं, लेकिन इससे बाहर अगर आए तो ये इंटरनेशनल सब होता है। यहाँ पे कोई भी रिसर्च या अनुसंधान या खोज कर सकता है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरा विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे 70% भाग पे लगभग पानी पाया जाता है। ठीक है, और इस पानी में
ठीक है। अगर महासागर की बात करें 70% भाग पे अगर महासागर पाया जाता है, जल पाया जाता है, तो इस जल का अगर मैं 100% निकालूं तो इसमें से 95% अभी भी भाग मतलब अन्वेषित नहीं किया गया, खोजा नहीं गया है। तो इस डीप ओशन मिशन का क्या कर्तव्य है, भारत ने क्या यहाँ पे डिसाइड किया डीप ओशन मिशन से? तो भारत ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो समुद्र में, ठीक है, जो नीली अर्थव्यवस्था के रूप में ब्लू इकोनॉमी है, उसको हम लोग यहाँ पे उसका हम लोग खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे। ठीक है। माइनिंग करने का मतलब ये नहीं होगा कि हम जलवायु परिवर्तन या फिर इन सब जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कारण है उसको ध्यान नहीं रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि समुद्र को एकदम गंदा कर देंगे, कचरा फैला देंगे, नहीं। डोम का मिशन यानी कि डीप ओशन मिशन का उद्देश्य ये है भारत की तरफ से कि मानव युक्त समर्सिबल वाहन का विकास करना है। ठीक है। मानव युक्त यानी कि इस मानव को भेजा जाएगा और डीप ओशन में, और वो वहाँ पे रिसर्च कराई जाएगी। गहरे समुद्र में खनन करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ गहरे समुद्र में खनन करना है। जो महासागर है उसमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खनन करना है। और जो गहरे समुद्र में जैव विविधता है उनको कोई भी आँच ना आए। ठीक है। उनके जो इकोसिस्टम, उनका जो इकोसिस्टम है वो बरकरार रहे। ठीक है। तो ये सब नीति को लेते हुए डीप ओशन मिशन में हम ब्लू इकोनॉमी यानी कि संसाधनों की खोज करेंगे। ठीक है। तो ये है डीप ओशन मिशन भारत का। ओके। इसी के तहत डीप ओशन मिशन के तहत ही समुद्रयान परियोजना चलाया जाएगा। और इसके तहत क्या किया जाएगा, ये देखिए, ये एक तरह से समर्सेबल बनाया जा रहा है भारत की तरफ से। ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 3 भारतीय यात्रियों को, ठीक है, 3 भारतीय यात्रियों को समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा। ठीक है। वो भी कितने, 6000 मीटर, लगभग 6000 यानी कि 6 किलोमीटर नीचे समुद्र के भेजा जाएगा। और आपको पता है कि जैसे ही ये नीचे जाता है, ठीक है, ये जैसे ही ये समुद्र में प्रवेश करते हैं, ये नीचे जाते हैं, ऐसे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए इसको बहुत ही मजबूत और टिकाऊ टिकाऊ बनाना है। ठीक है। और ये अगर समुद्र में जाएगा तो 12 घंटे तक रह सकता है समुद्र में, और इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन 96 घंटे तक रहेगी। ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी आपदा आती है तो 96 घंटे तक है इसमें ऑक्सीजन रहेगी। अभी एक घटना आपने सुना होगा कि जो टाइटैनिक जहाज है, ठीक है, टाइटैनिक जहाज जो अटलांटिक ओशन में डूबी हुई है, उसके मलबे को देखने के लिए एक टाइटन नाम का एक समरसेबल गया था। ठीक है। 4000 मीटर की डेप्थ में गया था, लेकिन इसमें इम्प्लोजन हो गया। इम्प्लोजन होना यानी कि एक्सप्लोजन जो होता है तो इसमें विस्फोट होता है। कोई भी चीज़ एक्सप्लोड करती है तो ये बाहर की तरफ इसका विस्फोट होता है। अगर इम्प्लोज कोई चीज़ करती है तो अंदर की तरफ ये प्रेशर से दब जाता है। तो इसमें इम्प्लोजन हो गया और 5 यात्री इसमें मारे गए। तो इस तरह के रिस्क इसमें बना रहता है। इसलिए इसको जो समुद्रयान परियोजना है भारत का, इस तरह का ये पहला परियोजना होगा। ठीक है। तो इस तरह की जो परियोजना जब चलाई जाती हैं तो जो व्हीकल होते हैं यानी सबमर्सिबल जो होते हैं उनको बहुत ही मजबूती से बनाया जाना चाहिए। ठीक है। तो इससे यही होगा कि भारत समुद्र में जो संसाधन अवेलेबल हैं उसकी खोज करेगा, और उससे भारतीयों को काफ़ी फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है। इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये ऑप्शन है, सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे देगा इसी तरह से। तो इसका सही जवाब है 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस की बात करें तो 30 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस मनाया जाता है। और ये अभी बहुत पहले से नहीं, अभी जल्दी ये शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये ड्राई, सूखा कचरा, गीला कचरा, ठीक है, तो इस तरह से इसमें संभावनाएं तलाशी जाती हैं। और यहाँ पे जब आपको बताया जा रहा है कि 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाना है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं कचरा मुक्त यानी कि गार्बेज फ्री सिटी बनाने के, उस सभी प्रोटोकॉल को अगर कोई फॉलो करता है तो उसे 7 स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कुछ प्रोटोकॉल को वो फॉलो कर पाता है, ठीक है, तो उसे हम 3 स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। तो 3 स्टार कैटेगरी 7 स्टार कैटेगरी से लो है। तो इस कैटेगरी में 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाना है, ऐसा भारत सरकार कह रही है। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो सरकार ने विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है 2023 पेश की, और उसका उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। अभी भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत की जो इकोनॉमी है 700 से लेके लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है। लेकिन इसे ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना यानी कि 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए
कि इकोनॉमी बनाना है अगर भारत की इकोनॉमी को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ये FTP यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसका उद्देश्य 2030 तक कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तो 2 ट्रिलियन की बात की जा रही है। 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसकी इकोनॉमी को पहुंचाना है भारत की, कब तक? 2030 तक। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य है भारत की तरफ से, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वर्तमान में देखें तो 750 से मतलब 700 लेके 800 बिलियन डॉलर तक, ठीक है, भारत की इकोनॉमी है। लेकिन इसे 2 ट्रिलियन डॉलर तक 2030 तक पहुंचाना है। ये विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य है। ठीक है, इसमें देखिए इकोनॉमिक कहना मतलब ये कि यहाँ पे निर्यात की बात की जा रही है, तो विदेशी व्यापार नीति है, तो ये निर्यात इतना 2 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पे करना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चले। तो ये सीधे सीधे प्रश्न ये सब पूछा जा सकता है। कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हाल ही में किस अभिनेता को क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ICC के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान। आपको पता है कि जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार 2023 में, तो भारत होस्ट करने वाला है उसको। लिसा फ्रेंचटिक की बात करें तो ये किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एडमिरल बनी है? तो इसका सही जवाब है अमेरिकी नौसेना। ठीक है, अमेरिकी नौसेना। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सात्विक राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही जवाब है कोरियाई जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको अपने नाम इन दोनों ने किया है डबल्स में। अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज, इनके बाह नहीं है, इनके हाथ नहीं है, ठीक है, आर्मलेस नहीं है, तो ये दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी है जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी। आगे चले, तो अभी हाल ही में नामग्या खाम्पा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है सोमालिया। सोमालिया में अभी नामग्या खाम्पा को देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगर अभी बात करें हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की 2023 की, तो भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सुधार किया है। और भारत की रैंक क्या है 2023 में? तो इसका सही जवाब है 80। ठीक है, भारत की रैंक अभी 80 नंबर पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर पूछे आपसे तो सिंगापुर इस बार फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ओके, अभी हाल ही में बिम्स्टेक की पहली विदेश जो मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड के बैंकॉक। थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की इस बार 2023 में बैठक की गई है। ठीक है, कारगिल दिवस अगर आपसे पूछता है तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। ओके, अगर पूछता है आपसे कि अभी हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो इनका नाम है एस फांगनोन कोन्याक। अभी आपको पता है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि राज्यसभा के जो उपाध्यक्षों का पैनल होता है, यानी इन पैनलों का काम ये होता है कि जब राज्यसभा के उपाध्यक्ष न हो, यानी कि उपसभापति न हो और सभापति न हो, तो इस पैनल से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उस पैनल में अभी हाल ही में 50% महिलाओं को अब मतलब नियुक्त की जाएगी, रखा जाएगा, ऐसा हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी उन्होंने कहा। ठीक है, तो अभी ऐसा ही फैसला आया, उसके कुछ दिन बाद ये न्यूज आई कि नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो ये हैं एस फांगनोन कोन्याक। ठीक है, क्योंकि ये भी पैनल में थी, सुलता देव पैनल में थी, फौजिया खान थी उस पैनल में, और PT उषा भी उस पैनल में शामिल थी। ठीक है, तो आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत सूबे के 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। विरासत वृक्ष कहने का मतलब ये है कि जिन वृक्षों की उम्र 100 साल या 100 साल से ज़्यादा हो गई है उन्हें विरासत वृक्ष कहा जा रहा है। और ऐसे अभी 948 वृक्षों की पहचान की गई है। ठीक है, तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना पूछे आपसे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चलाया था। ठीक है, तो फिलहाल आज करंट में इतना ही। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में ऐसे डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा, कुछ और चेंजिंग करना है मुझे वो भी करता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।